गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर जो हमारा 3 चल रहा है उसके साम्राज्य का आरंभिक काल पर। तो रोमन साम्राज्य बच्चों 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। तो दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जिन्हें बच्चों हम 2 ऐतिहासिक भागों में बांटते हुए और 2 महाशक्तियों और उनकी जो संबंधित साम्राज्य है उसमें क्या अंतर था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण था। जैसा कि अभी हमने पूर्व में भी जिक्र किया था कि ईरान की तुलना में रोमन साम्राज्य अधिक विविधता लिए हुए था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में जो सनासिन राजवंशों के ईरान का शासन किया था, जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें से अधिकांश बच्चों ईरानी ही थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों और संस्कृतियों का एक मिला जुला हुआ रूप है जो मुख्य रूप से सरकार की एक साझा प्रणाली तथा एक दूसरे से बच्चों जुड़ा हुआ है। तो रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, परंतु प्रशासन के प्रयोजन के लिए लातिनी और यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता था। तो जिसको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि 2 भाषाएं प्रमुख थी, लातिनी और यूनानी। तो पूर्व भाग में उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिम भाग के में जो है लोग लातिनी भाषा का प्रयोग करते थे तथा लिखते थे। तो इन दोनों भाषाओं के बीच जो रेखा थी, भूमध्य सागर रेखा, उसको अलग करके उन प्रांतों को अलग करती थी। ठीक, तो इसी जो लोग हैं साम्राज्य यूनानी भाषा के, वो एकमात्र सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वो कहीं भी रहो, किसी की भाषा कोई भी भाषा बोलते हो, पूर्व में और पश्चिम के प्रांत में किसी प्रकार की भाषा बोली जाती हो, लेकिन एक राजा के अधीन ही वो कार्य करते रहे होंगे। तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसका जो बच्चों है वास्तविक शासन किसके हाथ में था? सीनेट के हाथ में था। वास्तविक शासन सीनेट के हाथ में होता था। तो सीनेट क्या था? सीनेट एक धनवानों का जो है, एक परिवारों का एक छोटे से समूह का दबदबा था, अर्थात एक कुलीन वर्ग था, एक धनी वर्ग था जो शासन सत्ता को संभाले हुआ था, जिन्होंने अभिजात वर्ग भी कहा जाता था, अर्थात धनी वर्ग या अभिजात वर्ग भी कहा जाता था बच्चों। ठीक, तो उन्होंने एक अपनी सरकार, जिसको हम सीनेट के नाम से जानते हैं, वह शासन व्यवस्था को चलाते थे। तो जूलियस सीजर के दत्तक पूर्व उत्तराधिकारी एक्टोविलियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली तथा अगस्टक नाम से रोम साम्राज्य का सम्राट बन बैठा। सीनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी एवं उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन तथा पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात जिसके पास अधिक प्रतिष्ठा होती थी वह वहाँ का शासक बनता था। इसके अलावा बच्चों वहाँ पर ज़बरदस्ती सेना में भर्ती भी की जाती थी। वयस्क जो पुरुष होते थे उनको सेना में अवश्य या अनिवार्य रूप से काम करना होता था। प्रथम सम्राट अगस्टक ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसपेट कहा जाता था। यद्यपि अगस्टक एक छत्र शासक एवं सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश शासक नहीं था। अर्थात उन्होंने शासन सत्ता तो स्थापित की अगस्टक ने, लेकिन वह एक निरंकुश शासक नहीं थे, अर्थात जनता की जो हित है उसमें हमेशा, या यूं कहें जनता के हित में वे हमेशा कार्य करते थे। तो ऐसा सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया जाता था। सीनेट एक क्या था? निकाय था, जिसने उन दिनों रोम साम्राज्य एक रिपब्लिक अर्थात गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण कर रखा था। अर्थात सीनेट एक अभी धनवानों का ग्रुप था, आपको बताया गया है। उसने क्या था? जो गणतंत्र शासन व्यवस्था थी वहाँ की रोम की, उस पर अपना आधिपत्य अधिकार जमा रखा था। तो सीनेट के सदस्य आजीवन इसके सदस्य रह सकते थे। वे प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करते थे। लोकसभा कमासिया सेंचुरियाटा में सभी प्रकार के निर्णय को
सीनेट की स्वीकृति मिलनी आवश्यक हो गई थी। रोम में सीनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा, अर्थात उनकी शासन व्यवस्था का नियंत्रण सरकार पर रहा। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्ग अर्थात मुख्य रूप से रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। तो जैसा कि पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो सीनेट क्या था? सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें रोम साम्राज्य में निवास करने वाले धनी वर्ग या कुलीन वर्ग या जिसको हम अभिजात वर्ग के नाम से भी जानते हैं, उनके प्रतिनिधित्व उसमें बच्चों होता था। परंतु बाद में चलकर इतावली मूल के जमींदारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। जो जमींदार वर्ग था धनी वर्ग के साथ साथ इसमें उनको भी बाद में शामिल कर लिया गया था। तो रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी एवं लातिनी में अधिकांश लिखी गई हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा बच्चों लिखी गई हैं। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन सम्राटों की परख इस बात से की जाती है कि वे सीनेट के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, अर्थात उनको शक की नज़र से देखा करते थे, फिर भी क्रूरता एवं वह हिंसा करते थे। तो उदाहरण भी दिया है बच्चों, एक सीनेट ने सम्राट नीरो को मार डालने का निश्चय किया। कई सेनेटरों गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, परंतु अधिकांश सेनेटरों को यह एहसास जरूरी हो गया था, यह असंभव था। सम्राट और सीनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। तो फारस के साम्राज्य में जो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की एक सेना को व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। और जो वेतन था बच्चों 50 वर्षों तक उसको सेवा करनी होती थी। कोई भी सैनिक सेना में भर्ती होता था उसको बच्चों 25 वर्ष तक, 50 नहीं 25 वर्ष तक उसको सेवा करनी होती थी। तो एक वेतन भोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की प्रणाली की एक विशेषता थी, अर्थात उनको वेतन दिया जाता था लेकिन उनको 25 वर्ष तक भी कार्य उसमें करना होता था। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय माना जाता है। तो 4वीं शताब्दी में बच्चों 6 लाख सैनिक थे, 34 सतीदेव, और उनके पास एक निश्चित रूप से शक्तिशाली सेना थी। तो सम्राटों का जो भाग्य निर्धारित करती थी उनकी शक्ति करती थी। शक्ति के बल पर सैनिक बेहतर वेतन तथा सेवा शर्तों हेतु निरंतर आंदोलन करते रहते थे, अर्थात सैनिक चाहते थे कि उनकी वेतन में लगातार बढ़ोतरी होती रही। प्रेम एवं स्थायी एवं नियमित वेतन भोगी उनके पास जो है शासक सेना रखता था। वे एक कैसी थी? सुसंगठित एवं दक्ष सेना थी। जैसा अभी जिक्र किया कि रोमन सेना में लगभग 6 लाख सैनिक बच्चों कार्य करते थे। तो सैद्धांतिक रूप से सेना सम्राट के नियंत्रण में रहती थी, परंतु व्यवहार में जो सेना का नियंत्रण था बच्चों वो सेना के जो सेनापति होता था उसके हाथ में होता था। इसलिए धीरे धीरे सेनापति का महत्व बढ़ता चला गया और 3वीं शताब्दी तक आते आते बच्चों सेना का प्रभाव अब शासन व्यवस्था में अधिक हो गया था, क्योंकि सम्राट भी इसकी अवहेलना अब नहीं कर सकता था। अब क्या है, सीनेट उससे बच्चों धीरे धीरे घृणा करने लगा था। तो सैनिक और उसके सेनापति यहाँ तक कि सम्राट द्वारा स्वयं निराश महसूस जो है वो निराशा का महसूस करने लगे थे और अपने सेनापतियों यहाँ तक कि सम्राट द्वारा स्वयं असाधारण सैनिकों को विद्रोह के रूप में ले लेते थे। सीनेट सेना से घृणा करती थी तथा उससे डरती भी थी। एक और तो सेना का जो अस्तित्व धीरे धीरे बच्चों समाप्त हो रहा था, इसलिए वह सेना से डरने लगी थी और सीनेट सेना से डरने के साथ साथ उससे घृणा भी करती थी, क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से 3वीं शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़ते थे, अतः सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना साम्राज्य के राजनीतिक 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि सेना पर कितना नियंत्रण रख पाएगी तथा सेनाएं किस प्रकार विभाजित हो जाती थी। इसका परिणाम गृह युद्ध होता था। तो ऐसे ही 69वीं ईस्वी को छोड़कर अब एक के बाद एक मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे। पहले
पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ एवं बच्चों क्या हुआ, अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था, अर्थात पिता के बाद उसके पुत्र को गद्दी मिलती थी, चाहे वह नैसर्गिक हो अथवा दत्तक पुत्र हो, एवं सेना में भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानते थे। तो दत्तक पुत्र क्या होता है बच्चों? दत्तक पुत्र होता है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र, जिसको गोद लिया जाता है उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो सेना में भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। उदाहरण भी दिया है बच्चों, जो टिबेरियस जो रोम से लंबी कतारों का दूसरा था तथा प्रिंसिपेट की स्थापना करने का अगस्टक का पुत्र नहीं माना था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टक ने उसे गोद ले लिया था। जो प्रिंसिपेट था, प्रिंसिपेट को अगस्टक ने गोद ले लिया क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था और उनको बाद में राजा स्वीकार करना पड़ा। तो अगस्टक ने टेबेरियस को प्राप्त किया तथा साम्राज्य के इतना लंबा चौड़ा था कि इससे अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता है। वास्तव में अगस्टक शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का जो आगमन है दशकों तक चलने वाले आंतरिक संघर्ष एवं सदियों की सैनिक विजय के पश्चात बच्चों हुआ था। तो साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान से ही, जो अभियान 113 से 17 तक चलाया गया था, उसके द्वारा जो चलाया गया वो फरात नदी के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा लिया था, किंतु उत्तराधिकारियों ने उस इलाके को बच्चों छोड़ दिया था। अर्थात जो अगस्टक आए उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। तो नॉलेज बूस्टर में भी आप थोड़ा सा बच्चों अपने आप इसको थोड़ा पढ़ लेंगे कि गृह युद्ध और स्थानीय राज्य कौन कौन से थे। तो इसके बाद इस काल की एक विशेष उपलब्धि यही रही है कि रोमन साम्राज्य के शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार बच्चों हुआ है। इसके अधिकतर राज्यों को रोमन प्रांत क्षेत्र में मिला लिया गया था। निकटवर्ती जो क्षेत्र थे धीरे धीरे उन पर अधिकार कर लिया था। तो प्रारंभिक वर्षों में यह राज्य फरात की नदी से पश्चिम में पड़ते थे। उन्हें जो रोम है उसके द्वारा हड़प लिया गया था। ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे, तो रोम ने कई ऐसे राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। हेराल्ड के राज्य के प्रति 54 लाख दिनारियम अर्थात के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियम रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, जिससे जो है लगभग 4.5 विशुद्ध चांदी होती थी, अर्थात एक चांदी का सिक्का होता था। तो वास्तव में बच्चों क्या है, इटली के सिवाय उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था। साम्राज्य क्षेत्र 2 प्रांतों में बच्चों बटे हुए थे, जिसको हम सीमावर्ती प्रांत और सामान्य प्रांत के नाम से जानते हैं। तो सीमावर्ती जो प्रांत होते थे उनका शासन सेनापति की जिम्मा होता था। वे अपने कार्यों के प्रति सम्राट के प्रति बच्चों उत्तरदायी होता था। तो दूसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से मोरने की सीमाओं तक फैला हुआ था, सहारा से फरात एवं कभी कभी उससे भी अधिक आगे तक बच्चों फैला हुआ था। तो रोमन साम्राज्य जो है संपूर्ण क्षेत्र में अपने नगर स्थापित बच्चों कर लिए थे, जिसके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों, जिसमें बड़े बड़े शहरी क्षेत्र कार्तेज, सिकंदरिया, एंटिको आदि प्रमुख थे। इन शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो जाती थी। अर्थात सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर भी टैक्स लगाती थी, कर लगाती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन वर्ग जो था साम्राज्य से कर वसूल कर अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में सहायता देता था। तो ग्रामीण क्षेत्रों पर कर भी शहरों के माध्यम से ही लगाया जाता था बच्चों। तो इसमें शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैक्स और कर लगाया जाता था।
इससे क्या होता था बच्चों, इससे राज्य को अधिक आमदनी प्राप्त होती थी। इसके अलावा जो भूमध्य सागर का जो समृद्ध क्षेत्र था, स्पेन के दक्षिणी भाग, अफ्रीका के पूर्वी भाग, जो संभ्रांत जो नए वर्ग हैं उनका बच्चों उदय हुआ। अब इटली का धीरे धीरे पतन होने लगा। इटली तथा अन्य प्रांतों के बीच सत्ता की आकस्मिक अंतवरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी ओर तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकांश प्रशासक क्या था बच्चों, सैनिक अफसर उच्च प्रांतीय वर्गों के होते थे, अर्थात जो सैनिक बनते थे वो उच्च वर्ग से संबंधित होते थे। इसी प्रकार बच्चों एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, संभ्रांत वर्ग बन गया, जो सीनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। तो एक और नया वर्ग उभर कर आया जो सीनेट से भी अधिक शक्तिशाली था। तो धीरे धीरे उनको जैसे जैसे समर्थन मिलता रहा सम्राटों का, और वो शक्तिशाली होते चले गए। तो सम्राट गैलीसन ने सेनेटरों को सैनिक काम से हटाकर एक नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि सेनेटरों को सेवा में या सेवा लेने के लिए बहुत सारी पाबंदियां लगाती थी, अर्थात उन पर साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जाने पाए, इसलिए सेनेटरों पर बहुत प्रतिबंध लगाए गए थे। तो रोमन साम्राज्य के अपना प्रत्यक्ष शासन चलाते हुए साम्राज्य के अनेक राज्य के अंतर्गत उनको समाहित कर लिया था। ये आश्रित राज्य स्थानीय राज्य थे। ये आवश्यकतानुसार रोम को सैनिक सहायता देते थे। निकटवर्ती पूर्व में अनेक आश्रित समृद्ध राज्य होते थे। ऐसा ही एक राज्य हेरोड रोम को प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियम देता था। पहली शताब्दी वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी तथा तीसरी शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सेना और प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे। अब बच्चों सेना और प्रशासन में जो लोगों का चुनाव था वे जो सीमावर्ती प्रांत होते थे वहाँ से उनको लिया जाने लगा था, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोग को अधिक नागरिकता अब मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी। तो सीनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक के इतावली लोग के मुख्य प्रभुत्व बना रहा। तो इस प्रकार यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटलियों का पतन हो गया था और भूमध्य सागर के पास अपेक्षाकृत अधिक शहरों को बढ़ावा प्राप्त हुआ था। तो बच्चों इसमें जैसे स्पेन, दक्षिण में स्पेन, अफ्रीका के पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्ग का उदय हुआ। रोम के संदर्भ में एक ऐसा शहर जिसे दंडनायक या मजिस्ट्रेट या नगर परिषद, सिटी काउंसिल तथा का भी अपना एक निश्चित राज्य क्षेत्र स्थापित हो गया था। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम सम्मिलित होते थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में जो होता था बच्चों, कोई दूसरा शहर उसके अधीन नहीं हो सकता था, परंतु उसके तहत कई गांव लगभग सदैव ही होते थे। प्राय यही अनुकंपा या नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा तथा शहरों को गांवों का दर्जा दिया जा सकता था। तो इस प्रकार शाही अनुकंपा के तहत जो गांव होते थे उनको शहर बनाया जा सकता था, उनका दर्जा दिया जा सकता था और शहरों को गांव का दर्जा भी दिया जा सकता था। इस प्रकार बच्चों किसी भी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी एवं काल के दिनों में भी इससे ग्रामीण इलाकों की तुलना बेहतर सुविधाएं और संभावनाएं प्राप्त होती थी। तो शहरों में अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकती थी। इसके अलावा बच्चों सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक अनूठी विशेषता थी, अर्थात ऐसे स्नान गृहों का निर्माण किया गया था जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर सार्वजनिक रूप से स्नान कर सकता था। तो ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू किया और वहाँ के पुरोहित वर्ग को कई बार उसका सामना, जो उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ता था। क्या होता था कि जल जो है बच्चों सभी जगह, सभी राष्ट्रों में, सभी देशों में जल को एक पवित्र वस्तु माना जाता है तथा सार्वजनिक स्नान के लिए जल का प्रयोग करना अपवित्रीकरण दिखाता था। तो इसलिए यहाँ पर शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे, जबकि जो
गरीब वर्ग था उसके लिए मनोरंजन के कोई विशेष साधन बच्चों उपलब्ध नहीं थे। तो इससे आगे की जो नया हमारा टॉपिक होगा 3वीं शताब्दी का संकट, उस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।